नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर देवेश भारद्वाज आप सभी का अपने YouTube चैनल हिंदी ज्ञान स्थली में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि प्यारे साथियों, आप सभी का प्रेम और स्नेह, श्रद्धा और सम्मान लगातार मुझे मिल रहा है, उसके लिए मैं आप सभी का अपने हृदय तल की अनंत गहराइयों से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि यूपी टेट का एग्जाम हुआ है विगत 23 जनवरी को, और इसकी आंसर की एक तरह से बाढ़ आ गई है। देखा जाए तो लोग धुआंधार निकाल रहे हैं, लेकिन किसी ने भी इसकी ऑथेंटिक या प्रामाणिक आंसर की नहीं दी, उत्तर कुंजी नहीं दी। मेरे प्यारे साथियों, मैं डॉक्टर देवेश भारद्वाज आपको आज के वीडियो में यूपी टेट प्राइमरी लेवल सेट डी, यूपी टेट के प्राइमरी लेवल के सेट डी का उत्तर कुंजी जारी कर रहा हूं, और ये पूर्णतः प्रामाणिक है। इसकी मैं आपको गारंटी देता हूं, ये पूर्णतः प्रामाणिक है। जिस दिन आपका उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की उत्तर कुंजी जारी हो, उस दिन आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, जो भी परीक्षा कराने वाला बोर्ड है जो इसकी उत्तर कुंजी जारी करेगा, आप इसका मिलान कर लीजिएगा। ये उत्तर कुंजी पूर्णतः उसे मैच खाएगी। मैंने कोई जल्दबाजी नहीं की। जल्दबाजी को तो प्रश्न देखते ही मैं इसका आंसर दे सकता था, लेकिन वीडियो बनाने में मुझे समय अभाव के कारण थोड़ा सा समय लगा, और अपलोड करने में भी, आप तक पहुंचने में इसको समय लगा। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन इसका एक एक उत्तर आपको उससे मैच करेगा, और नहीं तो मैं आपके साथ हूं। आप किसी भी क्वेश्चन पर जो मैं बता रहा हूं और उसमें अगर आपका उत्तर सही नहीं हो, उसका उत्तर सही नहीं मानता है यूपी गवर्नमेंट, तो उसके लिए आप रिट लगाने के हकदार हो, और उसमें मैं आपका पूर्णतः समर्थन करूंगा। उसके लिए मैं आपको प्रामाणिक बुकें उपलब्ध कराऊंगा। ठीक है साथियों, तो यहां पर हम देखते हैं, जैसा कि ये पेपर सेट मुझे प्राप्त हुआ है व्हाट्सएप के द्वारा, इस पेपर सेट को मैं देख लेता हूं। इसमें क्वेश्चन नंबर 31 है। क्वेश्चन नंबर 31 में 4 ऑप्शन है कि निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31 में ये है, प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31 आपके सेट डी प्राइमरी लेवल का जो सेट डी है उसका क्वेश्चन नंबर 31 है। बाकी सब अपने अपने क्वेश्चनों से इसको आगे पीछे करके मिला सकते हैं, किसी सेट ए में, सेट बी में, सेट सी में और सेट डी में। क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं। बाकी क्वेश्चन नंबर जो मैं बोल रहा हूं 31 पे, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर है अनुग्रहित निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है। किस शब्द की वर्तनी सही है? और ये किसी का भी ऑप्शन कुछ हो सकता है, लेकिन जो सेट डी में है उसका पहला ऑप्शन सही है प्यारे बच्चों। कौन सा? पहला ऑप्शन सही है, जिसमें अनुग्रहित लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? अनुग्रहित लिखा हुआ है। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। ये आपके किसी भी ऑप्शन में हो, अनुग्रहित वर्तनी की दृष्टि से बिल्कुल सही उत्तर है, अनुग्रहित। ठीक है, यहां बेटा अगर अनुग्रह लिखा हो तो ऐसे लिखा जाएगा, अनुग्रह लिखा हो तो ऐसे लिखा जाएगा, लेकिन जब इसमें इत प्रत्यय जुड़ता है तो ये इस प्रकार से हो जाता है। ये जो रहा है ना, फिर ये वाला हो जाता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। अनुग्रह ऐसे लिखा जाएगा और अनुग्रहित में ये ऐसे हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही दृष्टा ऐसे लिखा जाएगा, दृष्टा ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, और अगर दृष्टि लिखेंगे तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला अनुग्रहित ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेट डी की बात कर रहे हैं हम, सेट डी की। बाकी और सेटों में ये कहीं भी हो सकता है, लेकिन शब्द आपको ये देखना है। अनुग्रहित सही शब्द है, शुद्ध शब्द है। ठीक है, इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 32, सेट डी में ही क्वेश्चन नंबर 32 हम बात कर रहे हैं सेट डी की। आप इसको याद रखना, हम किसकी बात कर रहे हैं? सेट डी की, लेवल फर्स्ट। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। ये भी बेटा शुद्ध शब्द पूछा गया है, तो इसमें भी शुद्ध शब्द ये होगा, पैतृक लिखने का शुद्ध शब्द जो है, शुद्ध तरीका ये है पैतृक।
पैतृक, ठीक है, ये वाला पैतृक शुद्ध माना जाएगा, ठीक है। ये कोई भी ऑप्शन हो, इनके में ये जो ऑप्शन है ये आपके फर्स्ट ही है, 32 का फर्स्ट पैतृक फर्स्ट है, ठीक है। किसी के में भी ऑप्शन का नंबर कोई भी हो, मैं तो शुद्ध शब्द लिख के आपको बता रहा हूं कौन सा है, आप मिलान कर लीजिएगा। तो ये पैतृक है। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है स ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। उच्चारण स्थान की दृष्टि से ये जो श व्यंजन है ये किस वर्ग समूह में आता है, इसका उच्चारण स्थान क्या है। तो बेटा मैंने वर्ण विचार के अंतर्गत इसको कराया है, पहले अपने दूसरे YouTube चैनल पे कराया था, अभी इस पे नहीं कराया है, और शायद लेकिन मैंने बताया है थोड़ा बहुत कहीं हिंट में कि क जो वर्ग है वो कंठ है, क वर्ग कंठ से उच्चारण है, कंठ से उच्चारण स्थान है उसका। अलंकार वगैरह में मैंने पढ़ाया, इसी वीडियो में मेरी आप देख लेना, है ना। अलंकार की वीडियो में श्रुत्यानुप्रास हमने जहां पढ़ाया, अनुप्रास अलंकार के भेद पढ़ाए, उसमें श्रुत्यानुप्रास में मैंने बताया है कि क वर्ग जो है और अ और आ और ह ये कंठ है, ह को काकल्य भी कहते हैं, और च वर्ग के सारे वर्ण तालु हैं, तालु से उच्चारित होते हैं तो तालव्य कहलाते हैं। तो इनका उच्चारण स्थान क्या है, तालु। और यहां पे य और श, ये वाला श, तो इसका उच्चारण स्थान बेटा क्या है, तालु है। उच्चारण स्थान क्या है, तालु है, स्थान तो इसका तालु है, और ये वर्ण क्या कहलाता है, तालव्य कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, तालव्य कहलाता है। अच्छा इसमें क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को देखते हैं हम। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है स ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। तो उच्चारण स्थान में आप ये ऑप्शन तालु सही करेंगे, देखें इसमें तालु है या नहीं है। तो इसका उच्चारण स्थान फर्स्ट ऑप्शन है मूर्धा, नहीं है। सेकंड ऑप्शन है दंत, नहीं है। तीसरा ऑप्शन है दंत तालु, बिल्कुल नहीं है। और चौथा है तालु, यस। तो इसका राइट आंसर होगा फोर्थ तालु। इसका राइट आंसर होगा फोर्थ तालु, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर 34, प्रश्न नंबर 34। ये कह रहा है अत्यंत शब्द में उपसर्ग है। अब बेटा उपसर्ग निकालने के लिए करना क्या है, आपको संधि विच्छेद आना चाहिए। अत्यंत शब्द में साफ साफ आपको यण संधि दिखाई दे रही है। कौन सी संधि दिखाई दे रही है, यण संधि दिखाई दे रही है कि अति प्लस अंत, अति प्लस अंत यण संधि है, ठीक है। अत प्लस ई, ई के बाद असमान स्वर आ गया तो ई बदल गई या में, और ये अंग यंग इसमें जुड़ गया तो ये क्या हो गया, यन। ये जब अंग इसमें जुड़ गया, ठीक है, तो ई किस में बदल गया, या में, और इसमें हमने अंग जोड़ दिया और ये बचा त, तो ये क्या मिल जाएगा, यन त। इधर क्या बचा, त आधा, और ये शब्द बन गया अत्यंत। तो इसमें उपसर्ग कौन सा रहा, अति। उपसर्ग कौन सा रहा बच्चों, अति। देखें इसके ऑप्शन में, इसके ऑप्शन में अति कौन सा है या नहीं। फर्स्ट ऑप्शन है अ, नहीं। अत, सेकंड ऑप्शन है अत, नहीं। थर्ड ऑप्शन है अति, यही ऑप्शन सही है, अति ऑप्शन। ये किसी भी ऑप्शन में हो, मैं राइट आंसर बोल रहा हूं, ऑप्शन कौन सा है वो आप देखिए। इसका ऑप्शन में आंसर है अति, ये आपका थर्ड ऑप्शन है। 35वां क्वेश्चन है बेटा उपत्यका का अर्थ होता है। उपत्यका का अर्थ क्या होता है, पर्वत के निकट पास की जो समतल भूमि होती है, पर्वत के पास की जो समतल भूमि होती है उसको हम उपत्यका कहते हैं, और पर्वत के ऊपर की जो भूमि होती है उसे हम अधित्यका कहते हैं। क्या कहते हैं, अधित्यका कहते हैं। प्यारे बच्चों समझ में आया, पर्वत के पास की समतल भूमि को उपत्यका कहते हैं और पर्वत के ऊपर की भूमि को अधित्यका कहते हैं। तो ये क्या पूछ रहा है, उपत्यका का अर्थ। देखिए प्राणियों के पेट का एक अंग, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल गलत है। सेकंड ऑप्शन सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है, नहीं, जिस पर्वत के पीछे से सूर्य निकलता है उसको उदयाचल कहते हैं। क्या कहते हैं, उदयाचल कहते हैं, ठीक है। पर्वत के पास की भूमि
बिल्कुल सही उत्तर यही है, ऑप्शन थर्ड, पर्वत के पास की भूमि। ठीक है बेटा, और पर्वत का शिखर नहीं कहलाता, थर्ड ऑप्शन इसका सही है, पर्वत के पास की भूमि। क्वेश्चन नंबर 36, इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है। इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 है इसमें, इस सेट में, बाकी सेटों में ये कहीं भी हो सकता है। मैं प्रश्न पढ़ रहा हूं, इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है, और इसका सही उत्तर है प्यारे बच्चों, देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है दक्षिण अमेरिका, बिल्कुल नहीं। अमेरिका में हिंदी का कहां लिखने बोलने का प्रचलन है, बिल्कुल नहीं। दूसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल नहीं, ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं है। तीसरा है मॉरिशस, यस, मॉरिशस इज द राइट आंसर। मॉरिशस बिल्कुल सही उत्तर है इसका, बिल्कुल 100% सही उत्तर है मॉरिशस। मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, ट्रिनिडाद। मॉरिशस हिंदुस्तान का एक हिस्सा है एक तरह से। मॉरिशस में हिंदी बोली जाती है, फिजी में हिंदी बोली जाती है, लिखी जाती है, मॉरिशस में हिंदी बोली जाती है, लिखी जाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों मॉरिशस। ठीक है, थर्ड ऑप्शन मॉरिशस। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37, प्रश्न नंबर 37 है ना, प्रश्न क्रमांक 37 देखें। ये कह रहा है सूर सागर किस भाषा में? तो सिंपल सी बात है, सूर सागर ब्रज भाषा में। सूर सागर किस भाषा में है? ब्रज भाषा में है। सूरदास जी हमारे ब्रज से बिलोंग करते थे, ब्रज से संबंधित हैं, और उन्होंने अपना जो भी साहित्य सृजन किया है वो ब्रज भाषा में किया है। तो सूर सागर साहित्य लहरी, ठीक है, सूरसारावली ब्रज भाषा में है। तो उनके सूर सागर की रचना किस भाषा में हुई है? ब्रज भाषा में। देखिए, बुंदेली अवधी बिल्कुल नहीं है, छत्तीसगढ़ी बिल्कुल नहीं है, ब्रज, ब्रज बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, वीरों का कैसा हो वसंत? प्रश्न क्रमांक 38, क्वेश्चन नंबर 38, प्रश्न क्रमांक 38, क्वेश्चन नंबर 38। ये कह रहा है वीरों का कैसा हो वसंत, वीरों का कैसा हो वसंत, यह रचना किसकी है? तो वीरों का कैसा हो वसंत, यह रचना सुभद्रा कुमारी चौहान की है। ये ओज की कवयित्री मानी जाती थी, वीरता की साक्षात प्रतिमूर्ति मानी जाती थी। तो इन्हीं की ये रचना है वीरों का कैसा हो वसंत, सुभद्रा कुमारी चौहान। इसका आंसर देखिए, फर्स्ट ऑप्शन ही है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है, सुभद्रा कुमारी चौहान। अच्छा प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है 39, क्वेश्चन नंबर 39, प्रश्न क्रमांक 39, क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण है? देखिए, क्षेत्रीय की बात हो रही है, तो क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण होगा बताओ? परिमाणवाचक तो हो नहीं सकता भाई, क्षेत्र की बात हो रही है तो परिमाणवाचक तो हो नहीं सकता। अच्छा, संख्यावाचक भी नहीं हो सकता। संख्यावाचक हो सकता है क्या? संख्यावाचक भी नहीं हो सकता। परिमाणवाचक नहीं हो सकता, संख्यावाचक नहीं हो सकता। हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। समुदायवाचक नहीं हो सकता? हो सकता है? नहीं हो सकता। अच्छा, ये सार्वनामिक विशेषण हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें सर्वनाम का प्रयोग नहीं हो रहा है, तो सार्वनामिक विशेषण भी नहीं हो सकता ये। ठीक है, ये जातिवाचक व्यक्तिवाचक विशेषण हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। व्यक्तिवाचक संज्ञा से जो बनते हैं ना व्यक्तिवाचक विशेषण, वो भी नहीं है ये। तो फिर क्या है ये? तो बचा एक गुणवाचक विशेषण। तो क्षेत्रीय विशेषण कौन सा विशेषण होगा बच्चों? गुणवाचक विशेषण होगा। ऑप्शन देखिए क्या इसमें है? संख्यावाचक विशेषण फर्स्ट ऑप्शन, बिल्कुल नहीं है। सेकंड ही है गुणवाचक विशेषण, तो सेकंड ऑप्शन इसका सही आंसर है, गुणवाचक विशेषण। ठीक है, सार्वनामिक या परिमाणबोधक विशेषण नहीं है। अगला प्रश्न है 40, प्रश्न नंबर 40, प्रश्न क्रमांक 40। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40। ये कह रहा है चौराहा शब्द में समास है। बेटा, चौराहा शब्द में कौन सा समास है? तो चौराहा, ये चौराहा, इसका समास विग्रह होगा चार राहों का समाहार, चार राहों का समाहार या समूह, चार राहों का समाहार। तो चार राह, चार कैसा है? संख्यावाचक। चार क्या है? संख्यावाचक शब्द है। और ये दूसरा क्या है? समाहार, राह, संज्ञा,
राह क्या है? संज्ञा, पहला संख्या, दूसरा संज्ञा, तीसरा समूहवाचक है, समाहारवाचक है। तो यहाँ पे द्विगु समास होगा। कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा। तो जरा देखिए क्या इसमें द्विगु समास का ऑप्शन है? अगर द्विगु समास का ऑप्शन है तो ये द्विगु समास होगा। ठीक है, इसमें देखिए चौराहा में पहला ऑप्शन है द्वंद्व समास, बिल्कुल नहीं है, गलत आंसर। कर्मधारय समास बिल्कुल नहीं हो सकता। तीसरा है अव्ययीभाव समास, ये भी नहीं है। और चौथा है द्विगु समास, बिल्कुल राइट आंसर। तो इसका ऑप्शन होगा द्विगु समास। अच्छा बेटा 41वां क्वेश्चन नंबर 41 कहता है निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है। मौखिक अभिव्यक्ति, मुख से बोलने की बात हो रही है, लिखने की बात नहीं हो रही है। तो मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है या स्वरूप है, ठीक है, या प्रतीक है। तो पहला ऑप्शन है सुलेख। अब इसका तो नाम ही है सुलेख। सु माने सुंदर, लेख माने लिखा, तो लिखने का संबंध है भैया। सुलेख तो इसका ऑप्शन नहीं है। दूसरा विकल्प है इसका शुद्ध वर्तनी। अब बेटा हम ये बर्तनियों की बात कर रहे हैं तो ये भी लिख के ही पता चलेगी, बोलने से तो पता नहीं चलता ये क्या बोल रहा है, शुद्ध बोल रहा है, शुद्ध बोल रहा है। तो वर्तनी का संबंध भी किससे है मेरे प्यारे बच्चों? लिखने से है। तो ये भी इसका ऑप्शन नहीं हो सकता। तीसरा ऑप्शन है, तीसरा जो इसका विकल्प है वो है आशुभाषण। आशुभाषण, आशु माने शीघ्र और भाषण किया जाए। भाषण माने भाषना, बोलना, भाखना। ठीक है, तो यही इसका राइट आंसर है बच्चों, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, कौन सा? यह है आशुभाषण। आशु माने तुरंत, शीघ्र, भाषण, जल्दी जल्दी बोलने वाला, तुरंत बोलना। ठीक है, शीघ्र बोलना क्या कहलाता है? आशुभाषण। और देख लेते हैं चौथा ऑप्शन क्या है। वैसे आंसर इसका यही है, थर्ड ऑप्शन है आशुभाषण। और श्रुत लेख, श्रुत माने जल्दी, लेख माने लिखना, ये भी नहीं है बेटा। तो इसका सही आंसर है आशुभाषण। आशुभाषण इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। हिंदी भाषा की बोलियां हैं बेटा, हिंदी भाषा की 22 बोलियां हैं। सबसे पहले सुनना क्वेश्चन को मेरा, हिंदी भाषा की कितनी बोलियां हैं? 22 बोलियां हैं। 22 बोलियां मानी जाती हैं। ठीक है, जिसमें मैं आपको बता दूं 5 उपबोलियां हैं। हिंदी भाषा की 5 उपभाषाएं हैं, उसके अंतर्गत 22 बोलियां मानी जाती हैं। ठीक है, तो 5 उपभाषाएं कौन कौन सी हैं? सबसे पहले हमारी आती है पूर्वी हिंदी, जिसके अंतर्गत आती है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। मैंने लिखाया है बेटा कहीं पर भी, आपको किसी उसमें आ जाएगा, ये मेरी किसी वीडियो में देखने को मिल जाएगा, बहुत लंबा है। ठीक है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी आती है? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी, ठीक है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी 3 आती हैं। फिर इसके अंतर्गत पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है पश्चिमी हिंदी, और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है ब्रज, बुंदेली, बांगरू, कनौजी, दक्षिणी हिंदी और खड़ी बोली। खड़ी बोली, ठीक है बच्चों, ब्रज, बुंदेली, बांगरू, कन्नौजी, दक्षिणी, खड़ी। अब देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 2 में 9 हो गई। ठीक है, अभी सुनना मेरे को, 22 बोलियां हैं बच्चों। लेकिन वर्तमान में फिर अगर हम बात करें बिहारी हिंदी की, कौन सी की? बिहारी हिंदी की बात करें तो बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है मगही, मैथिली, मगही, और भोजपुरी। ठीक है, मैथिली, मगही, भोजपुरी। कितनी हो गई बच्चों? 12 हो गई। इसके बाद आती है हमारी पहाड़ी हिंदी, इसके बाद आती है हमारी राजस्थानी। अब बच्चों मैं आपको बता दूं, राजस्थान की कितनी है? 7 है। पहाड़ी की कितनी है? 3 है। इस प्रकार टोटल ये बोलियां हो गई 22। लेकिन आपका एट प्रेजेंट में, वर्तमान में अगर बात की जाए तो जैसे ये जो पश्चिमी हिंदी है, इसमें से दक्षिणी हिंदी को हटा दिया है। राजस्थान की 7 बोलियां मानी गई हैं, हाड़ौती, मारवाड़ी, मेवाड़ी,
देखो मैं लिख देता हूं आपको, यहां पे 7 बोलियां मानी जाती हैं। मारवाड़ी, मारवाड़ी, मेवाड़ी, हाड़ौती, हाड़ौती, वागड़ी, ढूंढाड़ी, ढूंढाड़ी, मालवी, मेवाती। ठीक है बेटा, ये 7 बोलियां मानी गई हैं और 3 बोली पहाड़ी की हैं। ठीक है, कौन कौन सी हैं? यह है आपकी कुमाऊनी, कुमाऊनी, गढ़वाली, गढ़वाल प्रदेश में बोली जाती है, और पहाड़ी। ठीक है, ये टोटल 22 बोलियां हो गई बेटा। 3 इसकी, 6 इसकी, 9, 3 इसकी 12, 3 इसकी 15 और 7 ये 22 बोलियां हो गई। लेकिन वर्तमान में बेटा एक इसमें से हट जाती है तो कितनी बची? 21 बची, और 3 इनमें से हट जाती हैं। राजस्थानी की आज 4 बोलियां ही मानी जाती हैं। राजस्थान की कितनी मानी जाती हैं? 4 बोलियां मानी जाती हैं। ये 7 बोलियां नहीं मानी जाती। वो मालवी नहीं मानी जाती वहां पे। ठीक है, मालवी नहीं मानी जाती है, मेवाड़ी नहीं मानी जाती है वहां पे अब। ठीक है, वागड़ी नहीं मानी जाती है। अब हाड़ौती, ढूंढाड़ी, मेवाती और मारवाड़ी 4 बोलियां मानी जाती हैं। तो इस प्रकार टोटल वर्तमान में हिंदी की जो भाषा है, हिंदी भाषा के अंतर्गत जो बोलियां हैं वो 18 है। कितनी है बच्चों? 18 है। कितनी है? 18 है। कितनी है? 18 है। इसका सही ऑप्शन जो है ना, अगर माना जाए तो 18 होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूं इसमें कंफ्यूजन है। 22 भी है, 22 थी। अब यूपीएससी इसको क्या 22 मानती है या 18 मानती है, ये देखने की बात है। वैसे इसका आंसर 18 माना जाएगा, इसका उत्तर 18 माना जाएगा। ठीक है, राइट आंसर इसका 22 भी है, राइट आंसर इसका 18 भी है, लेकिन एट प्रेजेंट की लोकेशन को देखते हुए, वर्तमान स्थिति को देखते हुए इसका उत्तर 18 माना जाएगा। कितना माना जाएगा? 18 माना जाएगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन देखिए, 25 बिल्कुल नहीं, 15 बिल्कुल नहीं, 22 और 18 दो ऑप्शन दे रखे हैं, दोनों ही हैं सही। लेकिन वर्तमान स्थिति में अगर मैं कहूं 70-30 का रेशो है तो 70% जो है, 80% जो है वो 18 को माना जाएगा, 20% में आपके 22 को माना जा सकता है। ठीक है, अब आता है सामाजिक शब्द में मूल शब्द समाज है और प्रत्यय इक है। देख लिए, समाज प्लस इक, पहला ऑप्शन है आपका, पहला विकल्प है 43 का बोल रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 43। सामाजिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय क्या होगा? समाज प्लस इक। एक संबंधवाची प्रत्यय है, जब भी जुड़ता है तो आदि स्वर में परिवर्तन ला देता है। जहां अ होता है उसको आ कर देता है, ई होता है उसे ए कर देता है, उ होता है तो उसे औ कर देता है। जैसे इतिहास में जोड़ देते तो ऐतिहासिक हो जाता, उपचार में इक जोड़ देते तो औपचारिक हो जाता। इक होता है, अ होता है, या होता है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे देखना है। तो समाज प्लस इक कहां है? ये ऑप्शन देखिए, पहला है सामा प्लस जिक, बिल्कुल गलत तो है। दूसरा है सामाज प्लस इक, ये भी गलत ऑप्शन है। तीसरा है समाज प्लस इक, यही उत्तर सही है। थर्ड ऑप्शन 43 का थर्ड ऑप्शन सही है। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 44। तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम अखिलेश है। क्या है? अखिलेश है बेटा। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है 45, क्वेश्चन नंबर 45 में 12 वर्ष लो कुकर जीवे और 13 लो जिया से यार और वर्ष 18 छत्री जीवे जाते आगे क्यों धिक्कार। ये चंद्रबरदाई ने कहा है। कहां कहा है? पृथ्वीराज चौहान की जो है ना पृथ्वीराज रासो में कहा गया है। पृथ्वीराज रासो में किसने कहा है? चंद्रबरदाई ने। चंद्रबरदाई द्वारा लिखी गई है पृथ्वीराज रासो रचना, और पृथ्वीराज रासो में ये चंद्रबरदाई द्वारा कहा गया है कि 12 वर्ष लो कुकर जी है, 13 वर्ष लो जी ऐसे यार, वर्ष 18 क्षत्रिय जीवे जाते आगे क्यों धिक्कार। तो बेटा ये चंद्रबरदाई का कथन है। अब बेटा ये आपका दिए गए गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों को छांट कर उनके सही विकल्प लिखिए। आधे मारे घुमक्कड़ी थे, ये आप पढ़ी लोगे, मैं सीधे इसके ऑप्शन पे चलता हूं आपके साथ। ठीक है, और इसका ऑप्शन पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46। घुमक्कर शब्द में कौन सा प्रत्यय है? घूमना प्लस अक्कड़ बराबर घुमक्कर, घूम प्लस अक्कड़
घूमक्कड़, घूमना में ना को हटा के घूम प्लस अक्कड़ बराबर घुमक्कड़, तो प्रत्यय कौन सा होगा बच्चों? अक्कड़। देखिए इसमें अक्कड़ ऑप्शन है क्या? पहला है ड, नहीं, दूसरा है अक्कड़, बिल्कुल सेकंड ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 44 में जो अगर हम प्रत्यय छांटेंगे तो इसमें कौन सा है बच्चों? अक्कड़ प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? अक्कड़ प्रत्यय है। घूमना क्रिया में है ना, कृदंत प्रत्यय है। ये कैसा प्रत्यय है? कृदंत प्रत्यय है। घूम क्रिया में घूम, ये घूमना शब्द होता है और जब हम इसमें प्रत्यय जोड़ते हैं अक्कड़, कैसे जोड़ते हैं? अक्कड़, तो बेटा ना का लोप हो जाता है, तो घूम में जोड़ेंगे हम अक्कड़, ठीक है, घूम में जोड़ेंगे हम अक्कड़ तो बराबर बन जाएगा घुमक्कड़। तो इसमें कौन सा है? अक्कड़ प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? अक्कड़ प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? अक्कड़ प्रत्यय है। इसका आपका सेकंड ऑप्शन सही निकला था, तो देख लीजिए सेकंड ऑप्शन है घुमक्कड़। तीसरा है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म वैशाली में हुआ था। ये तो आपको पढ़ के ही देना है उसमें से आंसर, ठीक है। वैसे आप देख लेना, पावापुरी में नहीं हुआ था, पावापुरी में तो शायद उनका देहांत हुआ था, तो वैशाली में जन्म हुआ। स्वच्छंद में कौन सी संधि है? अभी अभी मैंने आपको यण संधि कराई थी, लेकिन इसमें यण नहीं है, सु प्लस अच्छंद नहीं है, स्वच्छंद। मैं ये कह रहा हूं अभी अभी यण संधि कराई थी और उसमें ऐसा होता है, उ के बाद कोई असमान स्वर आ जाए तो वाह हो जाता है, ई के बाद कोई असमान स्वर आ जाए तो या हो जाता है, लेकिन इसमें स्वच्छंद में यण संधि नहीं है बच्चों, इसमें व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। इसका क्या है? यह है स्व प्लस छंद, स्व प्लस छंद, है ना। यदि छ के पूर्व में कोई भी स्वर आता है, अ से लेकर कहीं तक, ठीक है, कहीं तक कोई सा भी स्वर आ जाए, छ से पूर्व में कोई स्वर आता है, व्यंजन संधि का ये नियम है। छ से मैंने संधि कराना शुरू, अभी व्यंजन में चल रहा हूं, पहुंचा नहीं वहां पे। तो छंद में देखें कि छ से पूर्व में, इस छ छाते वाले से पूर्व में कोई स्वर आता है तो इन दोनों के मध्य में च का आगम हो जाता है। किसका आगम हो जाता है? च का आगम हो जाता है। जैसे अ प्लस छा अच्छा, स्व प्लस छ बराबर स्वच्छ, ठीक है, सु प्लस अच्छ भी स्वच्छ होता है, स्व प्लस छंद स्वच्छंद, आ प्लस छादन आच्छादन, वी प्लस छेद विच्छेद, अनु प्लस छेद अनुच्छेद, तो ये वो नियम है बेटा, ठीक है। तो इसमें कौन सी संधि हो गई? व्यंजन संधि हो गई। ऑप्शन देखिए व्यंजन संधि का है या नहीं है। स्वच्छंद में कौन सी संधि है? पहला दीर्घ, बिल्कुल नहीं है, दूसरा विसर्ग, बिल्कुल नहीं है, तीसरी व्यंजन संधि, यस राइट आंसर है व्यंजन संधि। तो 48, क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर है थर्ड ऑप्शन व्यंजन संधि। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 49, प्रश्न क्रमांक 49। इसमें ये कह रहा है महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था 35 वर्ष थी। ये आपको इसमें पैराग्राफ में लिख रहा है। श्रुति धर्म का अर्थ होता है वैदिक धर्म। श्रुति धर्म का अर्थ क्या होता है? वैदिक धर्म। तो इसका ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 50, जो क्वेश्चन नंबर 50 है उसका राइट आंसर है वैदिक धर्म। क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर क्या है? वैदिक धर्म, ठीक है, यानी विकल्प तीसरा इसका सही है, थर्ड ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है? 51 कह रहा है यंग का उच्चारण स्थान होता है। ये देखिए ये फिर आ गया उच्चारण स्थान के आधार पे, वही क्वेश्चन है जो मैं अभी बात कर रहा था, ठीक है। इसका उच्चारण स्थान होता है, ये क्या है? किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण है। किस वर्ग का है भैया? क वर्ग का पंचम वर्ण है। ये किस वर्ग का है? क वर्ग का पंचम वर्ण है। मैंने अभी बताया था क माने कंठ, क माने कंठ, ठीक है। अब पंचम वर्ण है तो ध्यान रखें सभी पंचम वर्ण क्या होते हैं? नासिका से होते हैं। सभी पंचम वर्ण नासिका से उच्चारित होते हैं। किससे होते हैं? तो नासिका, स्थान क्या हो गया? नासिका। और जब स्थान नासिका है तो ये वर्ण क्या कहलाएंगे? नासिक्य कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? नासिक्य कहलाएंगे, ठीक है। अगर कंठ ऑप्शन खाली कंठ होता है तो कंठ भी कहला सकते हैं, लेकिन खाली कंठ नहीं है और नासिका स्थान दे रखा है या नासिक्य, तो वो होगा। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके बाद मैं इसका आंसर आपको बताता हूं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि अंग का उच्चारण स्थान होता है। अब देखिए स्थान होता है तो नासिका होता है, वो इन्होंने सही उत्तर नहीं दिया। नासिका, अंग वर्ण होता है, नासिक्य होता है, ये होना चाहिए था। उच्चारण स्थान तो नासिका होता है, वो इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया इन्होंने नासिका, तो क्वेश्चन का विकल्प ही सही नहीं है सबसे पहले तो। लेकिन
जो दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग नासिक के सही माना जाएगा। क्या माना जाएगा? क्यों? क्योंकि कंठोष्ठ ये है नहीं, कंठ ओष्ठ ये है नहीं, कंठ तालव्य ये है नहीं, और मूर्धन्य ये है नहीं, तो फिर क्या है? ये नासिक्य है बच्चों। क्या है? नासिक्य है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर माना जाएगा नासिक्य। वैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये स्थान पूछ रहा है, और स्थान नासिका होता है, नासिक्य नहीं होता। स्थान में नासिका ऑप्शन होना चाहिए था, ये ऑप्शन गलत दिया है ना। ये तो वर्ण कहलाएगा, नासिक्य वर्ण कहलाएगा। ये अंग वर्ण है नासिक्य, और अंग का उच्चारण स्थान है नासिका, ये है। अगला देखिए, इसका सेकंड ऑप्शन सही माना जाएगा 51 में। ठीक है, अगर कोई चाहे तो ये डिलीट भी हो सकता है, इस पर रेट भी लग सकती है। साहब आपने स्थान पूछा था, स्थान में नासिका होना चाहिए था। ये तो अंग वर्ण का प्रकार है ना, उच्चारण स्थान के आधार पर अंग वर्ण है तो नासिक्य कहलाएगा। लेकिन इतना बड़ा इश्यू नहीं है, ये डिलीट नहीं होगा। ठीक है बच्चों, अगला है 4 गज मलमल। 4 गज, गज माप है, माप तौल। माप तौल को परिमाण कहते हैं, माप तौल को क्या कहते हैं? परिमाण कहते हैं। इसमें तो कौन सा विशेषण होगा? परिमाणवाची विशेषण होगा। जरा देखिए इसमें है क्या। फर्स्ट ऑप्शन है 52, क्वेश्चन नंबर 52, प्रश्न क्रमांक 52 में 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? गुणवाचक बिल्कुल नहीं होगा, संख्यावाचक बिल्कुल नहीं होगा, सार्वनामिक बिल्कुल नहीं होगा, परिमाणवाचक बिल्कुल, परिमाण बोधक होगा। ऑप्शन नंबर 4 परिमाण बोधक सही उत्तर है इसका। क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 प्रश्न क्रमांक 53 देखें, समास का विलोम क्या होता है? तो बेटा इसको समझें। समास का विलोम होता है व्यास। समास का विलोम क्या होता है? व्यास होता है बेटा। ठीक है, सम जो उपसर्ग है, सम उपसर्ग, तो सम के विलोम को दर्शाने के लिए हम वि उपसर्ग का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? वि उपसर्ग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने सम प्लस आस कर दिया तो हो जाएगा समास। ठीक है, ठीक है, और वी प्लस आस कर दिया तो यह हो जाएगा व्यास। ठीक है, अगर हमने लिख दिया सम प्लस अष्टी तो बन जाएगा समष्टि। क्या बन जाएगा? समष्टि। और अगर हमने इसका विलोम ढूंढना है तो हम क्या करेंगे? वी प्लस अष्टि तो शब्द बन जाएगा व्यष्टि। तो समष्टि का विलोम क्या होगा? व्यष्टि। ऐसे ही अगर हम कहेंगे सम प्लस कल्प तो शब्द बन जाएगा संकल्प। और अगर इसका विलोम करेंगे सम का वी प्लस कल्प बराबर विकल्प। तो बच्चों ये मैंने आपको यहां पे कई सारे उदाहरण बताए हैं कि समास का विलोम क्या होगा? व्यास होगा। क्या होगा? व्यास होगा। ध्यान रखना, समास का क्या होगा? व्यास होगा। ठीक है, समाधि का व्याधि होगा, समाधि का व्याधि होगा, समग्र का व्यग्र होगा। ध्यान रखें। तो हमें यह देखना है कि किस शब्द में क्या जुड़ रहा है, उसको देखते हुए। तो समास का व्यास, क्या इसमें ऑप्शन है? देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में सामासिक बिल्कुल गलत उत्तर है। समास का बिल्कुल नहीं हो सकता। इसमें किसी ने राइट आंसर लगा रखा है, ये बिल्कुल गलत है जिसने भी भेजा है। सेकंड ऑप्शन है व्यास, बिल्कुल राइट आंसर है व्यास। राइट आंसर व्यास है 100%, डैम श्योर, आप लगा देना, व्यास आंसर है इसका। बस आगे बढ़िए ही मत, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो 53 समास का विलोम होता है व्यास। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 54, शून्य का तत्सम रूप है। शून्य, और शून्य का तत्सम रूप क्या होगा? शून्य होगा। शून्य। ठीक है, शून्य का तत्सम रूप क्या होगा? शून्य। शून्य होगा बेटा। देखिए क्या इसमें ऑप्शन है? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर 3। फर्स्ट ऑप्शन सन, सेकंड ऑप्शन शून्य, थर्ड ऑप्शन शून्य और फोर्थ शून्य। तो इसका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 54 यानी प्रश्न क्रमांक 54 का उत्तर होगा, विकल्प होगा तीसरा शून्य। ठीक है बेटा,
और फिर है ये आपका क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 कि आंख की किरकिरी होने का अर्थ है। आंख की किरकिरी होने का अर्थ है। तो इसमें एक है धोखा देना, बिल्कुल सही उत्तर नहीं है। दूसरा ऑप्शन है अप्रिय लगना, यही इसका करेक्ट आंसर है। अप्रिय लगना यही इसका करेक्ट आंसर है। बस इसके बाद कोई आंसर नहीं है, कुछ पढ़ना ही नहीं है। सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, अप्रिय लगना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 56, ये कह रहा है अकाल का पर्यायवाची है। तो अकाल, अकाल को दुकाल भी कह देते हैं, अकाल को दुर्भिक्षु भी कह देते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अकाल का दुर्भिक्ष यहां है क्या? ये लिख रहा अक्षत, बिल्कुल नहीं है, दुर्भिक्ष आंसर है। तो दुर्भिक्ष इसका सही उत्तर माना जाएगा, दुर्भिक्ष। ठीक है, क्या माना जाएगा? दुर्भिक्ष। तो दुर्भिक्ष इसका सही ऑप्शन है, दुर्भिक्ष। इसको दुर्भिक्षु भी कहते हैं ना, दुर्भिक्षु। अब आता है क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में वाक्यों में से कौन सा मिश्र वाक्य है? बेटा ये चारों वाक्य मैं पहले आपको लिखता हूं तब समझाता हूं। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि छात्र पढ़ते हैं और अध्यापक उन्हें देखते हैं। आप ऑप्शन सुने, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? छात्र पढ़ते हैं, ये पहला ऑप्शन है। छात्र पढ़ते हैं और अध्यापक उन्हें देखते हैं। देखते हैं। ठीक है बेटा, मैं आपको बता दूं ये तो इसका विकल्प हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें और आ गया बेटा। अब छात्र पढ़ते हैं, ये सरल वाक्य एक हो गया, सरल वाक्य। अध्यापक उन्हें देखते हैं, ये दूसरा सरल वाक्य हो गया। और दोनों सरल वाक्यों को और योजक शब्द के माध्यम से जोड़ा जा रहा है, और योजक शब्द के माध्यम से जोड़ा जा रहा है। इसलिए बेटा ये संयुक्त वाक्य होगा। कैसा वाक्य होगा? संयुक्त वाक्य होगा। यहां दो प्रधान वाक्य हैं, दोनों ही प्रधान क्रिया हैं, दो उद्देश्य दो विधेय हैं जिन्हें योजक शब्द के माध्यम से जोड़ा जा रहा है, तो ये संयुक्त वाक्य होगा, ये मिश्र वाक्य तो नहीं है। दूसरा ऑप्शन क्या कहता है बच्चों? दूसरा ऑप्शन कहता है इसका कि अध्यापकों के सम्मुख छात्र पढ़ते हैं, ये सरल वाक्य है। अध्यापकों के सम्मुख, दूसरा है अध्यापकों के सम्मुख छात्र पढ़ते हैं। तो बेटा ये तो सीधे सीधे सरल वाक्य है। ये क्या है? सीधे सीधे सरल वाक्य, एक उद्देश्य एक विधेय। तो ये क्या है? एक प्रधान उपवाक्य, बस इसमें एक ही उद्देश्य है। ठीक है, क्या? छात्र पढ़ते हैं, पढ़ने का कार्य कर रहे हैं। कौन? छात्र। तो उद्देश्य तो छात्र हो गए, पढ़ने का कार्य कर रहे हैं, तो एक ही उद्देश्य एक ही विधेय है। अगला बेटा ये कह रहा है क्या अध्यापकों के सम्मुख छात्र पढ़ते हैं, ये भी सरल वाक्य है, प्रश्नवाचक है। ठीक है, तो ये वाला भी इसमें नहीं होगा बेटा। तीसरा ऑप्शन भी इसमें नहीं है। क्या अध्यापकों के सम्मुख छात्र पढ़ते हैं, ये भी नहीं है बेटा। वैसे मैं लिख देता हूं, जो लोग देख रहे हैं उनके लिए। तीसरा ऑप्शन ये कह रहे हैं क्या अध्यापकों के सम्मुख छात्र पढ़ते हैं। ठीक है बेटा, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। क्या अध्यापकों के सम्मुख छात्र पढ़ते हैं, ये ऑप्शन भी इसका नहीं है। और इसका ऑप्शन नंबर 4 क्या कह रहा है बेटा? जहां तक है यही होगा, जब 3 नहीं है तो अध्यापक देखते हैं, अध्यापक देखते हैं, अध्यापक देखते हैं। देखिए यहां अध्यापक उद्देश्य है, देखते हैं विधेय है, एक उद्देश्य एक विधेय है। ठीक है, क्या देखते हैं? कि। अब ये जो की आ गया ना, ये आश्रित उपवाक्य के शुरुआत में आ गया, इसका मतलब संज्ञा आश्रित उपवाक्य है, संज्ञा पर आश्रित है। क्या है? देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं।
क्या है ऑप्शन, देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं। ठीक है, तो यही ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं। ठीक है, तो पढ़ने का कार्य छात्र कर रहे हैं, लेकिन अध्यापक इसको देख रहे हैं। और ये की जो है ना, ये आश्रित उपवाक्य को जोड़ रहा है। ठीक है, देखने का कार्य कौन कर रहा है? अध्यापक कर रहे हैं, तो संज्ञा पे आश्रित है ये। अगला है विशेषण उपवाक्य, ये है जिसकी पूर्व में कोई आशा ना हो। पूर्व में कोई आशा ही नहीं है तो उसे हम कहते हैं अप्रत्याशित। क्या कहते हैं? जिसकी पूर्व में कोई आशा ना हो उसे कहते हैं अप्रत्याशित। पहला ऑप्शन ही सही है इसमें, क्वेश्चन नंबर 58 का पहला ऑप्शन सही है, अप्रत्याशित। जिसकी पूर्व में कोई आशा ना हो, अप्रत्याशित। और आशा से परे आशातीत कहलाता है। आशा से परे आशातीत, और जिसकी पूर्व में कोई आशा ना हो वो अप्रत्याशित। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है मुझसे उठा नहीं गया। वाक्य में वाच्य है, मुझसे उठा नहीं गया, तो ये कह रहा है कर्मवाच्य। उठा नहीं गया क्रिया अपने आप में कैसी है? उठना, बैठना, यह हमेशा कैसी हैं? कैसी क्रिया हैं? बताइए मेरे को। अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया है तो कर्मवाच्य होने का तो कोई मतलब ही नहीं है। कर्मवाच्य जब होता है, क्रिया का वाच्य जब कर्मवाच्य होता है तो उसका कर्म होना साथ में जरूरी है, तो कर्मवाच्य तो ये है नहीं। मुझसे उठा नहीं गया कर्तृवाच्य भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये भाव व्यक्त कर रहा है, मुझसे उठा नहीं गया। उठने, नहीं उठ पाने का भाव व्यक्त हो रहा है, मुझसे उठा नहीं गया, तो ये इसका भाववाच्य आंसर होगा। और लास्ट में क्वेश्चन नंबर जो 60 है, ये कह रहा है निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद। तो 59 का सही जो विकल्प था वो था भाववाच्य विकल्प नंबर 4, है ना, ऑप्शन नंबर 4 भाववाच्य इसका सही था। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 60, प्रश्न क्रमांक 60। ये कह रहा है निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद है। तो सीधे सीधे निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद है, तो बेटा इसमें विसर्ग संधि है। कौन सी है? विसर्ग संधि है, निहि प्लस कपट। निहि प्लस कपट। ठीक है, इसको मैं यहां लिख देता हूं, निहि प्लस कपट। जब विसर्ग से पूर्व में ई आए या उ आए, ठीक है, विसर्ग से पूर्व में ई अथवा उ आए या कोई भी स्वर आए, विशेष रूप से ई और उ आए, ये विसर्ग संधि का नियम है। जब विसर्ग से पूर्व में ई या उ आए और विसर्ग के पश्चात क प फ, ठीक है, क प और फ में से कोई भी वर्ण आए तो विसर्ग मूर्धन्य श में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है बेटा, तो यहां देखिए विसर्ग से पूर्व में ई है और विसर्ग के पश्चात का है, इसलिए मूर्धन्य श किस में बदल गया? श में बदल गया। निहि प्लस कपट निष्कपट, निहि प्लस फल निष्फल, दु प्लस कर्म दुष्कर्म, ठीक है, दु प्लस कर दुष्कर, ठीक है, दु प्लस प्राप्य दुष्प्राप्य, ठीक है, दु प्लस परिणाम दुष्परिणाम, ये उसी के अंतर्गत है। ठीक है प्यारे साथियों, ये आपका L1 का सेट डी, मैंने यहां पर प्राइमरी लेवल का सेट डी यूपी टेट का मैंने इसका यहां पे सॉल्यूशन दिया है और मैं इस पर डैम श्योर हूं और आपको भी मैं श्योरिटी देता हूं कि ये 100% राइट आंसर मैंने आपको दिए हैं। जब यूपीएससी अपना रिजल्ट निकालती है, यूपी टेट का रिजल्ट घोषित हो, तो आप इसको मिला सकते हैं। आप निश्चिंत होकर इससे अपने अंकों को मिलाइए और जो मैं बता रहा हूं वही सही है। अब मैं डॉक्टर देवेश भारद्वाज आपसे लेता हूं विदा। आप अपने कमेंट बॉक्स में बताएं वीडियो कैसी लगी और आप अपना स्नेह, प्रेम और सम्मान जो मुझे लगातार देते आ रहे हैं उसी प्रकार मुझे देते रहें और चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, सब्सक्राइब कराएं। आज से आपको लगातार आपकी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित प्रसंगों की, प्रकरणों की वीडियो मिलती रहेंगी। सेकंड ग्रेड राजस्थान, फर्स्ट ग्रेड रीट से रिलेटेड, यूपी टेट, यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल से संबंधित जो और अन्य भर्ती आ रही है उन सभी से संबंधित आपकी जो सामग्री है, पाठ्य सामग्री है, चाहे वो इतिहास हो, हिंदी साहित्य का इतिहास हो, चाहे आपका वो अलंकार वगैरह जो अपन चल रहा है, काव्य सौंदर्य, काव्य शास्त्र का मैटर चल रहा है वो हो, रस छंद अलंकार हो, चाहे आपकी बुकें हो, चाहे व्याकरण हो, कुछ भी हो, वो सब लगातार आपको
अब प्रतिदिन मिलता रहेगा, एक दिन छोड़कर एक दिन आप तक पहुंचता रहेगा। कोई कारणवश रुकेगा तो रुकेगा। तो मैं डॉक्टर देवेश भारद्वाज आपसे बस इतना अनुरोध करूंगा कि चैनल को जरूरतमंद लोगों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों तक जरूर पहुंचाएं, इसकी पहुंच करें, उन तक ये पहुंचना चाहिए। प्रामाणिक अध्ययन के लिए आप हमसे जुड़ें, चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें, जिससे कि बहुत जल्दी मैं आपसे लाइव मुखातिब हो सकूं और लाइव आपको पढ़ा सकूं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मैं लेता हूं आपसे विदा। वंदे मातरम साथियों, नमस्कार। फिर कल मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ।